नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है वो ओसीडी के नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम उसके कॉजेस पर और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे मनोविज्ञान में मनोग्रस्त बाध्यता विकृति कहा जाता है, की बेसिक जानकारी और उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, मनोग्रस्त बाध्यता विकृति यानी कि व्यक्ति मन से बाध्य होता है और वो ऐसी क्रियाएं करने लगता है जो उसे वो करना नहीं चाहता लेकिन करने लगता है। यानी कि जैसे हाथ धोना हुआ, लॉक्स चेक करने हुए, नहाने लग जाता है बार बार। वो करना नहीं चाहता लेकिन वो करता है। यही जो है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसके क्या कारण है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, आज इसके कॉजेस की बात करूं उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें और इस अवेयरनेस को सब लोगों तक जानकारी देने का प्रयास करें, ताकि शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता लगे कि एक व्यक्ति पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों करता है। तो उससे हमें ये मदद मिलेगी कि वो व्यक्ति अगर ओसीडी से सफ़र कर रहा है तो हम उसको किसी साइकोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाएं, इमीडिएट दिखाएं, ताकि उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब ना हो। इसका ट्रीटमेंट संभव है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो हम इसके रीजंस या कॉजेस की बात करते हैं। तो 4 कॉजेस बताए गए हैं, जिसमें पहला कॉजेस है बायोलॉजिकल फैक्टर्स या कारण, रीजन। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दोस्तों, जिन लोगों में हेड इंजरी हो जाती है या ब्रेन में ट्यूमर होता है, उन लोगों का जब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया गया तो ये देखा गया कि उनमें पुअर विजुअल जो है परफॉर्मेंस देखा गया, या उनका जो है उनमें ये देखा गया कि उनमें मोटर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो गया, उनका डिस्फंक्शंस आ गए उनमें। तो इसकी वजह से उनमें ओसीडी डेवलप हो गई। तो ये अपने आप में एक प्रकार का किसी हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर की वजह से होने वाला एक रिजल्ट है जो देखा गया, कारण माना गया ओसीडी का। दूसरा जो इसका बायोलॉजिकल रीजन देखा गया वो ये माना गया, ब्रेन स्कैन एबनॉर्मलिटीज माना गया। तो इस ब्रेन स्कैन एबनॉर्मलिटीज में क्या देखा गया कि कुछ पेशेंट्स ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो बाद में उनका जब एग्जामिनेशन किया गया तो ये देखा गया कि उनके हेड में या उनके ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऐसे हैं जो और एक्टिविटीज करते हैं। तो जब भी व्यक्ति कुछ इरेगुलेंट या इलॉजिकल थॉट्स करता है और लगातार करता है और फिर उस तरह के कंपल्सन भी करता है, तो मतलब उसमें और एक्टिविटी पाई गई। तो ये सब रिसर्च के द्वारा पता लगाया गया। तो ये अपने आप में एक ब्रेन स्कैन एबनॉर्मलिटीज की वजह से भी ओसीडी डेवलप हो जाती है। एक रीजन ये भी है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं इस तरह के होते हैं जो जनरली रिजर्व नेचर के होते हैं। उनकी संतान जो होती है वो भी रिजर्व नेचर की हो सकती है। तो जब हो सकती है उस कंडीशन में वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों से शेयर नहीं करते, अपने आप में उसको सोचते रहते हैं, थिंकिंग करते रहते हैं, लगातार सोचते हैं। धीरे धीरे उसमें ऑब्सेशन आता है, फिर उसमें कंपल्सन आता है और ओसीडी डेवलप हो जाती है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइकोएनालिटिक फैक्टर, जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक कारक कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है और मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है कि हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। तो जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो एक तरह का स्टोर रूम है, जहां पर वो चीजें स्टोर होती हैं जो दमित होती हैं, कुत्सित होती हैं, अवांछनीय होती हैं, जिनको व्यक्ति दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता। तो वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में दमित रहती हैं, लेकिन कॉन्शियस में आने का लगातार प्रयास करती हैं। इस प्रयास के दौरान वो कुछ इस तरह के कुछ वो करती हैं, प्रोटेक्टिव प्रिवेंशन जो है या मेजर्स उसमें डेवलप करने की कोशिश करती हैं कि जिससे वो अपने आप को सेफ करें। तो इस प्रोटेक्टिव मेजर्स के ढूंढने के दौरान उसमें ओसीडी डेवलप हो जाती है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए बताऊं आपको, तो एक लड़की है, वो लड़की लगातार यही सोचती रहती है, बिल्कुल बिना किसी वजह से, और बहुत देर तक सोचती है कि मेरी माँ को बुखार आएगा और बहुत तेज बुखार आएगा और हो सकता है मेरी माँ की डेथ हो जाए। तो वो लगातार जब इस तरह सोचती रहती है
तो एक कंडीशन ऐसे आती है जिसमें उसकी वो कंपल्सन जो है करने लगती है, यानी कि वो बार बार हाथ धोने लगती हैं, गर्म पानी से हाथ धोती है और गर्म पानी से हाथ धोने के बाद वो नहाने भी लग सकती है, वो कुछ पर्टिकुलर कलर भी देखती है जिससे वो कंफर्ट फील करती है। तो ये कंफर्ट फील करने का एक तरीका जो है वो अपनी ओसीडी को कम करने की वजह से वो करती है। तो ये ओसीडी का एक कारण है अपने आप में, साइकोएनालिटिक फैक्टर, कि उसके जो अनकॉन्शियस में जो चीजें दबी हुई है वो चीजें जो है प्रोटेक्टिव जो है मेजर्स के जरिए बाहर आने के दौरान डेवलप हो जाती हैं। तीसरा जो कारण है वो बिहेवियरल फैक्टर है। तो बिहेवियरल फैक्टर ये कहता है कि जो ओसीडी है वो अपने आप में एक लर्न डिसऑर्डर है, एक सीखा हुआ विकृत व्यवहार है, जिसमें व्यक्ति ये फील करता है या वो पुनर्बलन ढूंढता है, रिइंफोर्समेंट उसमें देखा जा सकता है। वो ये दिखता है कि अगर उसके हाथ गंदे हैं तो वो हाथ धो लेगा तो वो उससे फ्री हो जाएगा, कि उसकी गंदगी कम हो जाएगी और वो ठीक फील करेगा। तो बार बार वो एक तरह से सीख लेता है इस प्रक्रिया को, कि जैसे उसको फीलिंग आएगी गंदगी की तुरंत उठेगा और धोने लग जाएगा। तो ये एक लर्न डिसऑर्डर कहलाता है। चौथा जो प्रकार है वो कॉग्निटिव बिहेवियर है। कॉग्निटिव बिहेवियर में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बहुत सारी तरह की होती है, परसेप्शन की होती है, थिंकिंग की होती है और थॉट्स की होती है, चलती रहती है। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि व्यक्ति और एस्टिमेट करता है, किसी भी प्रॉब्लम को और एस्टिमेट कर लेता है, जो उसके परिणाम के बारे में सोच कर कि ये इसके परिणाम बड़े डेंजरस हो सकते हैं। तो डेंजरस परिणाम की तुलना कर करके वह लगातार थिंकिंग करता है, लगातार उसका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, तो उसमें ऑब्सेशन आता है और फिर कंपल्सन बिहेवियर करता है। तो ये चार प्रकार जो हैं उसके कॉजेस कहलाते हैं और इन चार प्रकार की तरह के वजह से उसमें ओसीडी डेवलप होता है। जहाँ तक थेरेपी की बात है दोस्तों, इसको तीन तरह से इसको कम किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहला जो प्रकार है वो साइकोएनालिटिक थेरेपी है, जिसमें उसकी जो अनकॉन्शियस पार्ट में जो दमित इच्छाएं हैं, जो अवांछनीय इच्छाएं हैं, उसको रीड किया जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट उसको पढ़ने की कोशिश करता है और वो ये देखता है कि वो अपने डिफेंस रिएक्शन में क्या करता है। जब उसको उसके पास साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है तो साइकोलॉजिस्ट उसका डिफेंस रिएक्शन देखता है। तो डिफेंस रिएक्शन में इंसाइट डेवलप की जाती है, देखी जाती है, वो उसमें विकसित की जाती है और उससे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में सीबीटी भी आती है और सीबीटी आती है, और सीबीटी में मॉडलिंग, फ्लडिंग और जो है उसमें रेस्पॉन्स रिएक्शन देखा जाता है। तो मॉडलिंग में क्या होता है कि उसके जिस किसी व्यक्ति को लगातार ये लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, वो बार बार हाथ धोता है, तो उसके हाथों को उसको कहा जाता है कि आप गंदगी से अपने हाथों को लगाइए। तो ये मॉडलिंग कहलाती है। वो लगाता है, देखकर उसके सामने पहले दूसरा व्यक्ति लगाता है और उसको देख के वो खुद भी लगाता है। फिर उसको जब फ्लडिंग में क्या होता है, उसको रगड़ने के लिए कहा जाता है। तो फ्लडिंग में वो रगड़ के खुद महसूस करता है, उसकी थिंकिंग में आती है कि रगड़ के रखा जाता है। तो तीसरा जो स्टेप है इसमें, उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो है रिएक्शन, रेस्पॉन्स रिएक्शन जो है वो क्या करता है। रगड़ने के बाद खड़ा रखा जाता है, उसको रेस्पॉन्स के लिए रखा जाता है, उसका रेस्पॉन्स रिएक्शन देखा जाता है। तो जब वो रेस्पॉन्स रिएक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तब व्यक्ति को लगता है कि जिस वजह से मैं सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सब चीज़ें ठीक थी, मैंने गंदगी से खुद को रगड़ के देखा, मेरे रगड़ी गई, मेरे को कुछ देर रखा भी गया तो कुछ चेंजेस नहीं आया। तो धीरे धीरे उसके ऑब्सेशन कम होते हैं। ऑब्सेशन जब कम होने लगते हैं तो उसमें कंपल्सन कम होता है। तो इस तरह उसकी ओसीडी को कम किया जाता है। जहां तक थर्ड ट्रीटमेंट की बात है वो है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में दोस्तों उसको कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो दिमाग में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के हार्मोन, जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, उसको बैलेंस करती है। और ये सेरोटोनिन जब बैलेंस हो जाता है तो ओसीडी के लक्षण अपने आप में कम हो जाता है। तो इस प्रकार एक ओसीडी के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अपने आप को बिजी रखना, अपने आप में ध्यान लगाना, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन पहले
हमें ये जो सीबीटी है, ये प्रक्रिया बहुत ही इफेक्टिव प्रक्रिया है। इसके द्वारा एक पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और बहुत कम समय में ठीक किया जा सकता है। मेडिटेशन तब किया जाएगा जब व्यक्ति इस कंडीशन में आएगा कि वो अपने माइंड में थॉट प्रोसेस को कम कर ले। जब वो कम कर लेगा तब वो मेडिटेशन करेगा। तो मैं मेडिटेशन को तो लास्ट वन पे रखूंगा। इससे पहले सीबीटी प्रोसेस इसको मेरे हिसाब से उसको सुटेबल रहेगा। तो जब भी आपके जानकारी में जो व्यक्ति ऐसा आता है जो बार बार लॉक चेक करता है, हैंड वॉश करता है, नहाता है या गैस स्टोव का स्विच चेक करता है, तो उसे आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ड्रग थेरेपी दें या सीबीटी का ट्रीटमेंट लें और उसे ठीक करें। ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए और मैं आपको फिर आगे इससे और दूसरी जानकारियां दूंगा, तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।